हाँ तो मैं रेड इंडियन की फ़ोटो बता रहा था। रेड इंडियन अपाचे लोग भी बोला जाता है इनको। काफ़ी सारी ट्राइब्स है रेड इंडियंस के अंदर। ये देखो रेड इंडियन, ये तो काफ़ी सुंदर लड़की खुल गई। ये देखो रेड इंडियन ग्रास के अंदर लेटे हुए हैं। टॉम एंड जेरी के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली मोगलोइड रेस होती है इनकी, अमेरिका में पाई जाता है, अमेरिका में पाए जाते हैं रेड इंडियंस। हंट बाइसन, क्योंकि वहाँ पे मतलब बाइसन ही मिलता तो ये बाइसन को ही हंट करते थे। ये देखो, ये रेड इंडियंस को देखो, हंट कर रहे हैं बाइसन को। ये देखो, तो बाइसन मतलब वहाँ पे नेचुरली पाए जाने वाला क्या कह सकते हैं इसको, जानवर समझ लो। ये देखो, ठीक है। तो रेड इंडियंस ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर बाइसन को हंट करते थे। यूरेशिया के अंदर जनरली वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं, और साउथ अमेरिका के अंदर वाइल्ड बफेलो होती है। तो उन्हें मतलब ये जो ट्राइब्समैन होते थे हंट करते थे। नाम एक केवल कज़ाक और किर्गिज तो पता ही है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। किर्गिस्तान वाले लोगों को टाटार भी बोलते थे, TAR। टाटार मतलब एकदम बारबेरियन टाइप के लोग, इनको डर नहीं लगता था किसी से भी, इसीलिए इनको टाटार कहते थे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी फियर्स लोग होते थे और दे वर वेरी ब्रेव। ओके, तो हमने जानवर भी देख लिए। बाइसन हो गया, हॉर्स यूरेशिया के अंदर मिलता था, इसीलिए मतलब जो ये थे ना, के से कौन था उसका नाम, कनिष्क। कनिष्क भी एक सेंट्रल एशिया का ही ट्राइब्समैन था ना, तो वो भी घोड़े पे ही आया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो इसीलिए तुम उससे भी लिंक कर सकती हो। वाइल्ड बफेलो साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हम थोड़े से और एडवांस लाइफस्टाइल पे चलते हैं, विच इज़ एक्सटेंसिव फार्मिंग। यूएसए के अंदर एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इंडिया के अंदर इंटेंसिव फार्मिंग होने का रीज़न क्या है, लैंड काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। यूरोप के अंदर रीज़न क्या है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैंड्स नहीं, मतलब वही लैंड काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। यूरोप के अंदर भी बड़े बड़े तुम्हें लैंड के ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। यूएसए को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन किया था ना कि ग्रास इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, तो इस ग्रास को रिप्लेस करके मतलब जो रीजन से दे आर प्लेन, वेरी प्लेन रीजन्स ऑफ रोलिंग प्लेन, ऐसा बोला जाता है ना जो स्टेपीज है उनको। तो पर ग्रास न्यूट्रिशियस नहीं है तो फिर क्या करें, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रिशियस ग्रास कल्टीवेट करी। तो अल्फाल्फा और लूसन, ALFAL, अल्फा अल्फा और ल्यूसन, LUCERN, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं अल्फाल्फा का। इसे मतलब चारा जैसे कहते हैं ना गाय का, रच का, दैट इज अल्फाल्फा, ALFAL। ये देखो गाय का रचका, गाय के रचकों को इंग्लिश में अल्फा कहते हैं, अल्फा। ठीक है, और लुसन, LUCERN, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। क्या खुल गया, लुसन प्लांट। ठीक है, ये अपने यहाँ पे तो नहीं देते हैं, दूसरी जगहों पे देते होंगे, शायद देते हैं, ये देखा है मैंने, इससे भी देखा है। तो लुसन और अल्फा, अगर कोई ट्रिक आती हो तो इसे बताना मैं मुझे, अपन उसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट यूरोप इज़ डिफिशिएंट इन फूड ग्रेन। ठीक है, तो डेफिशिएंट क्यों है फूड ग्रेन के अंदर, ये जानने वाली रीज़न है, और इसका एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। यूरोप के अंदर सबसे पहले तो जितनी स्टेपी के अंदर लैंड है ना, प्लेन लैंड, उतनी लैंड अवेलेबल नहीं है। इसीलिए यूरोप जो है, यूरोप के अंदर मतलब फ्रांस, पोर्चुगल, फिर नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप वाला जो रीजन है, वो लोग जो है ग्रेन को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी यूरोप पे प्रेशर बनाना हो तो मतलब ऐसा वर्ल्ड के ग्लोबल कंट्रीज कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये एक स्ट्रेटेजिक काफ़ी वो चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए समझने वाली बस ज़रूरत, ये समझने वाली चीज़ ये है कि यूरोप जो है वो फूड ग्रेन्स में डेफिशिएंट है। मतलब ये काफ़ी चौंकाने वाली बात लगती है, क्योंकि यूरोप जैसा डेवलप्ड देश, वहाँ पे कोई कॉमन आदमी यही सोचेगा कि फूड ग्रेन्स तो काफ़ी अबंडेंटली अवेलेबल होगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, एक रीज़न तो ये बता दी कि लैंड उनके पास इतनी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा मतलब जो मेजर उनका लैंड का चंक था, दैट वाज ट्रांसफर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो भी हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लगा दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ से आया यूरोप जो है फूड ग्रेन में डिफिशिएंट है, ये बात याद रखना। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में भी मैंने ये बोला था कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का रीजन है वहाँ पे ऑलिव का काफ़ी प्रोडक्शन होता है, तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ फैट रहता है वो ऑलिव ऑयल है। तो उससे मतलब अगर उनकी क्या कहते हैं ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो दैट रीजन इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन दैट रीजन इज़ डेफिशिएंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स में तो है ही है, और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में आके यू कैन ऑल्सो रिवाइज। फिर हम बात करते हैं विंटर वीट की, स्प्रिंग वीट की और मेज़ की। ठीक है, तो मतलब अलग अलग सीजन्स के अंदर वीट लगाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय विंटर वीट, विच वन इज़ हार्ड। तो विंटर वीट जो होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है और हार्ड को ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। स्प्रिंग वीट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो स्प्रिंग का मतलब गर्मी में नहीं लगाना है। स्प्रिंग का मतलब है, मतलब जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर जब होती तो सर्दी ही है ना, लेकिन जब थोड़ा सा वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो तो वहाँ पे लगाएंगे स्प्रिंग वीट। विंटर वीट जनरली सर्दियों के अंदर लगाते हैं और स्प्रिंग वीट हायर लैटिट्यूड्स के अंदर, थोड़ा गर्मियों के अंदर, तो उसे वो सॉफ्ट होता है थोड़ा स्प्रिंग वीट। तो विंटर के अंदर मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, विंटर में रहने वाले लोग कड़क तो वीट भी कड़क, और कड़क वाले को ब्रेड बनाने के लिए और सॉफ्ट वाले को केक बनाने के लिए। जो मेज़ है वो वेट और थोड़े से ह्यूमिड रीजन में लगाया जाता है। ठीक है, आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं।